बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यार जैसा कि प्रीवियस वीडियो तुम लोगों ने देखी वो थी बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर तादाद में बढ़ जाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह रेजोनेंस एनर्जी जो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के थ्रू चेकआउट की जाती है वो बढ़ने से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब आपकी बुक के अंदर ये सारी वैल्यूज़ थी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में शेयर की कि बेंजीन के अंदर अगर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो ये एनर्जी एक्सपेक्टेड कोई अराउंड अबाउट 358 बनती है। और इसके अंदर जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है वो जस्ट 208 किलो जूल पर मोल है और डिफरेंस आ रहा है 150.5 का। तो ये 150.5 का जो डिफरेंस है इसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जितनी ये एनर्जी हमें मैक्सिमाइज होती नज़र आएगी ये इंडिकेट होगा कि उतनी रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जितनी रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी पढ़ाने से पहले मैं ये थोड़ा सा रिव्यू देना चाह रहा था। ये सारा वो डिफरेंस जो आप लोगों ने पढ़ा कि ये एक गैप है बेंजीन का जो एनर्जी वाइज जो है वो रिलेटिवली लो एनर्जी पे शो करता है, हालांकि इसकी एनर्जी जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बेस पर देखें तो ज़्यादा होनी चाहिए। ये फिर मैंने कैकुल्स और देवर के स्ट्रक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं एक जगह पे क्वेश्चन पढ़ रहा था कि उन्होंने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स जो है ना उनकी एडजस्टमेंट्स की बेस पर क्वेश्चन पूछा था। वो आपसे कहता है कि 1 2 अगर बॉन्ड हो, 3 4 अगर बॉन्ड हो या 5 6 अगर हमारे पास 5 बॉन्ड्स हो तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये कैकुल स्ट्रक्चर यानी कि एडजेसेंट पोजीशन 1 एंड 2, इसी तरह 3 एंड 4, इसी तरह 5 एंड 6। तो ये आप लोगों को मिलेगा कैकुल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ऐसा ना हो, आपको यहाँ पे अगर देखें कॉम्बिनेशंस तो सीक्वेंस में 1 और 2 कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, 3 और 4 कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, 5 और 6। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 1 और 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, 1 एंड 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके बाद आपको 2 एंड 3, यहाँ पे आपको 2 एंड 3 नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 एंड 3 कॉम्बिनेशन मिल सकता है। हाँ, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेम हो जाएगा 5 एंड 6। अक्सर ये स्ट्रक्चर्स पहचानने के लिए कैसे आते हैं? आपसे कहा जाता है 1 एंड 4, यानी कि ये वो बॉन्ड है जो सिर्फ डेवर के स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है, 2 एंड 5, ठीक है, इसी तरह 3 एंड 6। तो ये आप लोगों ने स्पेशली 3 बॉन्ड के कॉम्बिनेशन जो है वो एटम्स के हवाले से याद रख लेने हैं कि अगर आपके पास 1 और 4 होता है, 2 और 5 होता है, 3 और 6 होता है तो ये डेवर के स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे। अगर 1 2 इस तरह 3 4 और इस तरह 5 6 सीक्वेंस में आते हैं तो ये कैकुल के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करेंगे। लो जी, असल मुद्दा जो है जो इस वक्त मैंने बयान करना है आप लोगों को वो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है। बेंजीन रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो करता है तो सबको पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने जो रिएक्शंस रखूँगा ये ज़रा देखते हैं कि वो क्या है। बेंजीन में हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंडिकेट कर रही है, इशारा दे रही है कि इसको एडिशन रिएक्शंस शो करने चाहिए। तो बेटे याद रख लीजिएगा बेंजीन 2 तरह के ही रिएक्शंस शो करेगा। इसमें एडिशन रिएक्शंस सबसे पहले नंबर पर होने चाहिए थे मगर ये रिलक्टेंट हो जाता है एडिशन रिएक्शंस के लिए, और मैं कहता हूँ कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी शो करता है, सब्सटीट्यूशन। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो बात याद रख लेनी है वो ये कि एडिशन रिएक्शंस जो है ये डिफ़िकल्टी के साथ शो करता है। डिफ़िकल्टी के साथ क्या रीज़न हो सकती है बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस के डिफ़िकल्टी के साथ शो होने की? क्योंकि इसके अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूसली रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये जो रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देते हैं क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते आने वाली इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी के लिए। तो रीज़न मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ओके हो गया। तो जी रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो मैंने लिख दिया, साथ ही मैं तुम लोगों को एक और बात भी लिख के दे देता हूँ कि एडिशन रिएक्शन होना आपको पता है अनसैचुरेटेड नेचर है। तो बेंजीन की जो अनसैचुरेटेड नेचर है
वो ज़रा डिफ़िकल्टी के साथ शो करता है ये, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी के साथ शो करता है। इसी वजह से हम लोग अभी जो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन की तरफ फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि एडिशन तो यानी शो करना नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूशन करवा दिए। तो सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हम बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेकर आते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जैसा कि मैं भी आप लोगों के साथ ये बात शो करूँगा। तो हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल एडिशन भी है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, लेकिन असल में इसके जो रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं कि मोस्टली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है, जो कि इसकी सैचुरेटेड नेचर की एक खूबी है। अब आपको पता है पेपर के अंदर आपसे कहा जा सकता है कि बेंजीन का फलां रिएक्शन सैचुरेटेड नेचर को शो करता है या अनसैचुरेटेड नेचर को शो करता है। तो ये एक कैटेगरी हम लोग जो है अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो बेंजीन के रिएक्टिविटी के हवाले से बता दिया कि ये ईज़िली एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट करते हुए अवेलेबिलिटी शो नहीं करते आने वाली अटैकिंग स्पीशी के लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन हमारे इस वक्त मेन टारगेट है। स्टेबल है, मैंने बता दिया। वीक इलेक्ट्रोफाइल का तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में एंटर होना भूल जाएं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को छेड़ना वीक इलेक्ट्रोफाइल के बस में नहीं है। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल अलबत्ता ये काम करेगा, कैन पेनिट्रेट एंड ब्रेक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा? उसको पहले जनरेट करना पड़ेगा। तो ये जनरल रिएक्शन आप लोगों के सामने मैकेनिज्म मैं दे रहा हूँ। तो ये देखिए पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास आया। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपको नज़र आ रही होगी, एरो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन रिंग की तरफ नहीं बनाना, हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाना है। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है बेटे आप लोगों के पास। तो इलेक्ट्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के जैसे ही करीब जाएगा, बेंजीन रिंग को थोड़ा सा तरस आएगा, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में से निकाल कर इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑफर करेंगे, जिसके रिजल्ट में देखें ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और इस वक्त ये एक अडक्ट बन जाएगी। अभी इस वक्त ये जो अडक्ट सी बनी है ये अनस्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसने भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं, बेंजीनोनियम आयन। तो ये जो बेंजीनोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको बाद में ऐसे भी शो किया जाता है, ये सेंटर में जो है वो लगा के और पॉजिटिव चार्ज से चांद तारा बना दिया जाता है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? आपको पता है यहाँ पे बेंजीन के अंदर कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सब के सब की पढ़ी हुई है हम लोगों ने। दूसरी तरफ आ जाए, अब देखो ना पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेंजीन के अंदर कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और पी करेक्टर बताया। तो आपको जब हाइब्रिडाइजेशन पता है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और पी करेक्टर बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जो कार्बन जिसको मैं डॉट लगा रहा हूँ ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। आप देखें इसने इस वक्त 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए होंगे। तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो चेंज होती है जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, sp2 से sp3 होती है, फिर दोबारा sp2 हो जाती है। ये ज़रा देखते हैं कि बेस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस आती है जो यहाँ से प्रोटॉन ले करके जाती है। तो पहला स्टेप 1 इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आएगा पहले नंबर पर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर देखें तो डी प्रोटोनेशन होगी, डी प्रोटोनेशन बेस के थ्रू, डी प्रोटोनेशन। तो बेटा इधर आप लोग देखें बेस ने आकर के ये हाइड्रोजन लेकर के जानी है और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑफ द रिंग या कार्बन पूरी करने के लिए अवेलेबल होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने यहाँ बना दिए। हाइड्रोजन जा चुकी है बेस के साथ, डीप्रोटोनेशन हो चुकी है और इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है, जिसका मतलब है यहाँ पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन था उसको हमने इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास कहलाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब के अंदर यही
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है वो पैटर्न देखने को जो है वो मिलेगा। तो आइए ज़रा आप लोगों के सामने सारे रिएक्शंस को डिस्प्ले कर दूं। याद क्या रखना है, रिएक्शन की नेम, रिएक्शन के अंदर यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्शन की इक्वेशन, ठीक है। नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप है। MCQ आता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है। NO2 पॉजिटिव बनता कैसे है, ये रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की रिएक्टिंग रेशो 1:1 है। ये आगे आपको रिएक्शन में स्टेप में दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए नाइट्रिक एसिड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर H2SO4 की मौजूदगी में इस वक्त नाइट्रोबेंजीन बना रहा है प्लस वाटर बन रहा है। रिएक्शन का मैकेनिज्म का स्टेप देखें, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 में मिलकर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। बाइसल्फेट आयन एज ए बेस एक्ट करेगा, देखिए ये बन जाएगी बेस और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो आपसे पूछ सकता है कि फला रिएक्शन में बेस कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। अब ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आप लोगों के सामने, पहला स्टेप स्लो 50 डिग्री सेल्सियस का, और ये क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट है इसलिए रिएक्शन स्लो होता है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद बेस का अटैक जो है वो फास्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट होते हैं और आपको नाइट्रोबेंजीन एज ए सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब मुझे बताएं इसमें बेस कौन सा है, HSO4 नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये आप लोगों के पास नाइट्रोनियम आयन बना। इसी तरह सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप की एडिशन है, यानी कि SO3H ग्रुप को सल्फोनिक एसिड ग्रुप कह रहे हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4 और फ्यूमिंग H2SO4, यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 का 80 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाएं तो ये आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। यही काम आप SO3 के थ्रू भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूमिंग H2SO4 है इसमें से हमें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिल सकती है फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर आती हुई। तो देखिए जब सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट यूज़ हो रहा है तो 80 डिग्री सेल्सियस, जब SO3 यूज़ हो रहा है तो 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3 यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सल्फे पे आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मैं एक बात आपको बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह सल्फ़र के ऊपर ही लोन पेयर्स का अटैक होना या पाई इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होना जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके रिजल्ट में देखो कि हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के लग जाएगा SO3H। आइए ज़रा इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में आपको बज़ाहिर 4 स्टेप नज़र आएंगे। पहले H2SO4 मिले हाइड्रोनियम आयन, ये SO3 और बाइसल्फाइड। हाइड्रोनियम आयन आपको पता है कि अनस्टेबल होता है। ये जो SO3 है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है। देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपके आंखों के सामने मैंने करवाया, कोई धोखा नहीं हो रहा। ये अडक्ट बनी बेंजोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये रहा बेस का अटैक। हाइड्रोजन को लेकर के निकलना है और आप लोगों के सामने अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बार बार जो है वो जो शो किया जा रहा है, ये क्यों है, इसको मैं अब आप लोगों के सामने शो करता हूँ कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैकेनिज्म में आपको स्ट्रक्चर देकर कह सकता है कि भाई बताओ ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया या कैसे आया। आपके सामने इस वक्त ये नेगेटिव चार्ज का डिस्प्ले मैं दे सकता हूँ। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सल्फ़र पर अटैक करेंगे तो आपको पता है ये कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फ़र का जो बॉन्ड है ये स्प्लिट हो जाएगा और वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के पास मौजूद होंगे, यानी कि ये सिचुएशन बनेगी। ये मैं आपके सामने बनाना चाहता था दिस वन, और तीसरा ऑक्सीजन जो है वो अपने ऊपर कौन से चार्ज के साथ मौजूद होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ। ये यहाँ पे ये सिचुएशन होगी। अब आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि ये जो बाइसल्फेट है यहाँ से प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन तो करवाएगा अपने नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक, तो वो बेंजीन का जो है वो स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, लेकिन स्टिल येट अभी तक आपको यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ नज़र आ रही होगी। यहाँ से नेगेटिव चार्ज को मैं इरेज कर देता हूँ। अब वो जो हाइड्रोनियम आयन था वो जो अलहदा पड़ा हुआ था वो इंतज़ार कर रहा था बस कि जब SO3H ग्रुप लग जाए
या SO3 लग जाए तो फिर मैं आऊँ और हाइड्रोजन डोनेट करूँ और ग्रुप की शक्ल को मुकम्मल करूँ। क्या मतलब, ये देखें आप लोगों के सामने हाइड्रोनियम आयन मैंने इस वक्त बना दिया। हाइड्रोनियम आयन भी आपको पता है बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इधर ऑक्सीजन के ऊपर नज़र आ रहा था ना, ये यहाँ से दोबारा से डी प्रोटोनेशन करवाता है, यानी कि स्टेप 3 में भी डी प्रोटोनेशन हो रही है और स्टेप 4 में भी डी प्रोटोनेशन हो रही है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन H+ आयन की फॉर्म में SO3H के साथ लग जाएगी। देखिए आपको प्लस वाटर हमें ऑब्टेन्ड हो गया। तो इसका मतलब स्टेप 1 क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 क्या था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 3 क्या था, डी प्रोटोनेशन। स्टेप 4 भी क्या है, डी प्रोटोनेशन। कोई नई बात नहीं है यहाँ पे बेटे, सारी बातें आप लोगों के पास उसी हवाले से जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक कड़ी है, जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आती है, अल्काइल ग्रुप की एडिशन एसाइलेशन आती है, RCO ग्रुप की एडिशन। आपको कंडीशंस पूछ सकता है कि रिएक्शंस को कैरिड आउट करवाने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अल्काइल हेलाइड का और बेंजीन का रिएक्शन होता है और इसमें यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। और बेटे याद रख लीजिएगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि मैकेनिज़्म अपने नॉर्मल मोड में रहे। वाटर के आने से मैकेनिज़म्स चेंज हो जाते हैं। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है यहाँ से अल्काइल ग्रुप को एज एन इलेक्ट्रोफाइल लाएगा और सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। मैकेनिज़्म की बात करें तो स्टेप 1 में देखिएगा आपके सामने मिथाइल कार्बोकेटाइन बना। इस मिथाइल कार्बोकेटाइन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ जाना है और ये उसी तरह बेंजीनोनियम आयन बनना है। अब आप लोगों को पता चल गया फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये अल्काइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद एज यूजुअल एल्यूमिनियम जो है वो टेट्राक्लोराइड जो है ये हमारे पास एज ए बेस आएगी, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये देखो आपके सामने है। यहाँ से क्लोरीन को अपने साथ एल्यूमिनियम ने अटैच कर लिया था और एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना था जो कि एज ए बेस एक्ट करता है। लो जी आप लोगों के सामने एज यूजुअल स्टेप 3 जो है वो डी प्रोटोनेशन है और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन ने गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द मिथाइल ग्रुप, तो इट विल बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप होगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है ना, ये है एसाइल ग्रुप। इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए एसाइल क्लोराइड यानी कि एसिड हेलाइड होगा। तो अगर एसिड हेलाइड और बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे तो एसाइलेशन होगी, अल्काइल हेलाइड और बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइलेशन होगी। ये आप लोगों के सामने कीटोन्स बन रही हैं, ये आप लोगों के सामने एसिटोफिनोन बन रही है। बेटा काम बिल्कुल वही होना है कि इसने एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है, उस तरह बेंजीन ने इसको अपने साथ अटैच करना, सारे काम वही हैं। ये देखो एसिटाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एसिटाइल जो है वो कार्बोकेटाइन बनाएगा एज इलेक्ट्रोफाइल, एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए बेस यहाँ पे बनेगा। फिर एज यूजुअल ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अटैक कर रहेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जिसके रिजल्ट में वही एडक्ट बनेगी। उस एडक्ट के बाद फिर देखिए डी प्रोटोनेशन होगी, AlCl4 लाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, रिंग कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास एसिटोफिनोन एक कीटोन की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। ओके, अब आप लोगों को हैलोजिनेशन भी इसी कैटेगरी के अंदर नज़र आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप जो है वो हैलोजिनेशन है। ये आप लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादातर FeBr3 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। फिर वही बात, FeBr3 ब्रोमीन को ऐड करवा देगा, FeCl3 क्लोरीन को ऐड करवा देगा। मैकेनिज़्म इसका फिर वही है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्लोरोनियम आयन बनेगा, साथ में बेस कैटलिस्ट बनेगा। तो ये देखें हैलोजन के ऊपर अटैक हो रहा है और हाइड्रोजन इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो ये 3 स्टेप का प्रोसीजर होता है। पहला स्टेप का नाम अगर कोई आपसे पूछे तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 3 डी प्रोटोनेशन, ठीक है। ये सारा जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया है उन सबको आपके सामने टेबुलर फॉर्म के अंदर रख दिया है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, सोर्स या कैटलिस्ट कौन सा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर कहते हैं। ये भी MCQ के अंदर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन और उसके अदर फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को लिख कर दिखा दिए हैं, अलहदा समझा भी दिए हैं, अल्काइलेशन भी समझा दिया है, एसाइलेशन भी समझा दिया है, ये सब कुछ भी समझा दिया है।
बेंजीन के रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एक तो साइड चेन ऑक्सीडेशन है और दूसरा हाइड्रोजिनेशन भी है। तो आइए ज़रा वो भी आपको दिखा देता हूँ कि अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज होकर के, आपको पता है बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर मैं बेंजीन रिंग और साथ में KMnO4 और H2SO4 लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो रिएक्शन। बेंजीन नहीं होता ऑक्सीडाइज KMnO4 से। बेंजीन अगर ऑक्सीडाइज होता भी है तो वो V2O5 कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर के वो हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये आप लोगों ने बराए मेहरबानी जहन में रख लेना है कि ये जितने भी हमारे पास जो है वो रिएक्शंस हैं उनमें ये चीज़ें स्पेसिफिकली आप लोगों को याद रख लेनी चाहिए कि KMnO4 जो है वो बेंजीन रिंग को तो ऑक्सीडाइज करवा नहीं सकता। हाँ, अगर कोई साइड पे अल्काइल चेन पड़ी हुई है या अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें मिथाइल भी हो सकता है, जिसमें इथाइल भी हो सकता है, जिसमें एन प्रोपाइल भी हो सकता है, आसानी के साथ कम कार्बन वाले की साइड चेन ऑक्सीडेशन होती है। यानी कि अगर आप लोगों के पास मैं कहता हूँ कि मिथाइल मौजूद है तो वो ईज़िली ऑक्सीडाइज होगा एज़ कम्पेयर टू इथाइल। तो ये भी आप लोगों ने ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन भी याद रख लेनी है, ठीक है। इस तरह प्रोपाइल की उससे भी कम बनना सबके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। होता क्या है कि ये पहले बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, CH2OH, फिर बेंजाइल अल्कोहल जो है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, HCHO, ठीक है, और उसके बाद फिर वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये रही आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन, और KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर जो है वो कैरिड आउट करवाया जा रहा है। तो ये आप लोगों के पास इस वक्त बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मेरा तुम लोगों से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेरे बच्चे वो क्वेश्चन ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो बेंजोइक एसिड, और बनता क्या क्या है, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजल्डिहाइड भी बनता है, यानी कि CHO वगैरह। अब ये देखिए इथाइल ग्रुप है तो तब भी आपको यही बेंजोइक एसिड मिल रहा है, सिर्फ फ़र्क क्या है, टोलुइन के साथ MCQ आएगा, टोलुइन के साथ बेंजोइक एसिड के साथ क्या बनता है, वाटर। जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, याद रख लीजिएगा, ये जो रिंग के साथ लगा हुआ फर्स्ट कार्बन है यही ऑक्सीडाइज होता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में चले जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड की बेस पर जो है MCQ देखो कि टोलुइन में 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं जो कि KMnO4 से प्रोड्यूस होते हैं, और अगर इथाइल बेंजीन है तो आपको 6 मोल्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास प्रोपाइल बेंजीन है तो उसका भी चक्कर देख लेते हैं कि क्या होगा। ये देखो, ये रही आप लोगों के पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको देखें तो ये आपको एक तो बेंजोइक एसिड दे देगा, यानी कि ये जो कार्बन है रिंग के साथ वाला ये तो बेंजोइक एसिड में जाएगा ही जाएगा, प्लस साथ में ये देखें आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनेंगे। और अगर हम वाटर की बात करें तो हमारे पास 3 and 3 6 और 1 7, तो उसकी बेस पर भी आप लोगों को हाइड्रोजन एटम्स की बेस पर भी ये सारी की सारी बातचीत पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 3 and 2 5, और एक यहाँ से यहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाता है तो हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाएगा, ये टोटल 6 हाइड्रोजन एटम बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 3H2O वाटर बना रहा हूँ। अब आप लोग देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स 3 और 4 7, तो यहाँ पे 7 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होंगी। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए वो भी बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको इस रिएक्शन के अंदर ये सारे का सारा जो सीक्वेंस था जो बता दिया। बेंजीन के रिएक्शंस के अंदर इसी तरह बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन भी है कि बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करें तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स में आप लोगों को इससे पहले कि वो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो समझाना शुरू करूँ, मैं आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ये सारी बातें समझाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे जो एट दी एंड जो है वो समझाऊंगा। मतलब मैं आप लोगों को अब अगली जो वीडियो सेपरेट बनाने लगा हूँ वो वीडियो सेपरेट एक तो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग के ऊपर है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो आप अगर यूज़ करें FeCl3 और साथ में हैलोजन्स तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा,
और अगर यहाँ पे आप हैलोजन का रिएक्शन करवाएं और लाइट यूज़ करें तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा, यानी कि दोनों केसेस में प्रोडक्ट्स बदल जाती है। तो ये मैं आप लोगों को पहले ऑर्थो मेटा पैरा सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों से बड़े टेक्निकल किस्म के 2-4 MCQs पूछूंगा जो मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करेंगे। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द पर्पज़ ऑफ साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ नई ट्विस्ट लेकर आना है कि साइड चेन ऑक्सीडेशन तो मैंने पढ़ा दी, अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या आना है, इसके अंदर नए सवाल क्या आने हैं, और इसके अलावा ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग यानी कि ओरिएंटेशन इन द डाई सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा। खुदा हाफिज़।